बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मास्नो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वर्सेस गवर्नमेंट केस में एक नया मोड़ जो है वो उसने केस ने इख्तियार किया है। एक नया रुख देने की कोशिश की गई है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। वो ये है कि उन्होंने उल्टा इल्ज़ाम लगाया बजाय इसके कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़, जो बच्चों की प्रॉपर्टीज़ या अपनी बीवी की प्रॉपर्टीज़, जिनके बारे में वो पहले ये कहते थे कि इनसे मेरा कोई तल्लक नहीं है, अगर उनके नाम पे कोई जायदाद या प्रॉपर्टी है तो वो इंडिपेंडेंट हैं, आप उनसे सवाल करें, वो इस चीज़ का जवाब देंगे, मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बात वाज़ह बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पब्लिक सर्वेंट कोई भी है, चाहे वो जज है, चाहे वो वज़ीर है, चाहे वो मशीर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो आर्मी का कोई हेड है, चाहे किसी अदारे से उसका तल्लक है और वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो उसके नाम कोई प्रॉपर्टी सामने आती है, कोई जायदाद सामने आती है, कोई भी चीज़ जो एक गैर कानूनी नज़र आने वाली चीज़ उसके हवाले से या उससे मुंसलिक सामने आती है, तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। इस चीज़ का सबूत पनामा केस के ऊपर है, जब साबिक़ वज़ीर आज़म नायल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगा कि आपकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमें बताया जाए कि वो आपके पास या आपके बच्चों के नाम पे कैसे आई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज शरीफ पे था, ना कि इल्ज़ाम लगाने वाले किसी भी फ़रीक पे था। इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं, वो एक ऐसे ओहदे पे फाइज हैं जिसने कल प्रमोट होके, जिसने कल अपनी मुलाजमत मुद्दत पूरी करने तक जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम हो कि उसने गैर कानूनी तौर पे जायदादें बनाई हों और उसके बच्चों के नाम पे हों या बीवी के नाम पे हों और वो उनकी मनी ट्रेल देने से कासर हो। मैं बिल्कुल इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना मेरा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है। इसलिए इस बात के ऊपर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अगर आपके बच्चों की जायदाद हैं, प्रॉपर्टीज़ आपकी बीवी बच्चों के नाम पे हैं, तो बराए मेहरबानी उनकी मनी ट्रेल दें और केस को रफ़ा दफ़ा होने दें। हाँ, आपने जो इल्ज़ामात लगाए माफ़ी चाहता हूँ, आपने जो इल्ज़ामात लगाए उन इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएं, आप उनको नोटिस भेजें, आप उनको लीगल नोटिस भेजें, आप हरजाने के नोटिस भेजें कि आपने यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या जिस भी फ़रीक ने आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाएं वो साबित नहीं हुए, उन्होंने मेरी इज़्ज़त उछाली है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है या मेरे पे गलत इल्ज़ामात लगाएं, उनको एक फ़र्दर अलग केस के तौर पे प्रोसीड करें। लेकिन बराए मेहरबानी आप मनी ट्रेल दें और वाज़ह करें लोगों को कि आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम आता है कि आपने सबसे बड़ा मदर ऑफ़ केसेस हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है नवाज शरीफ और उसकी फ़ैमिली के ऊपर, वो आपने बंद किया, उसको गैर मुतलका करार दे के उसको बंद कर दिया। वो आपके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, आप उन सवालात के जवाब दें, इन मनी ट्रेल दें, ताकि लोगों के जहन में जो भी जिस तरह का भी कोई गुमान है या जिस तरह की भी कोई बंदा मेरी तरह को गलत राय आपके बारे में रखता है तो वो अब हम उसके दिमाग से दूर हो जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान नियाज़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनकी बरतानिया में 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं आपको वाज़ह कर दूं कि जिस वेबसाइट से उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया, उस वेबसाइट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सारी डिटेल नहीं पढ़ी। इवन उसके ऊपर अगर आप जितने भी पाकिस्तानी हैं सारों की डिटेल्स मौजूद हैं, जिसकी भी वहाँ पर प्रॉपर्टी हो आप उसमें नाम लिखे हों, लीगल बनाई हैं, इलीगल बनाई हैं, मनी ट्रेल मौजूद है, मौजूद नहीं है, व्हाट्सएवर उसकी अगर वहाँ प्रॉपर्टी है तो वो सामने आ जाती है। इन्होंने जब उस सर्च इंजन पे उस वेबसाइट के ऊपर जब इमरान खान नियाज़ी का नाम लिखा तो 6 जायदादें सामने आती, मैंने भी लिखा तो 6 सामने आती हैं जायदादें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इमरान खान नियाज़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नहीं है, वो कोई ब्रिटिश है, नाम उसका भी इमरान खान नियाज़ी है, उम्र उसकी 35 से 45 साल है और वो ब्रिटिश नेशनल भी है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपकी गलत साबित होती है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया वो यहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा इल्ज़ाम जो आपने लगाया वो ये है कि शहजाद अकबर की तकर्री एज़ ए सरबरा ARU गैर कानूनी है, कोई TROs नहीं बनाए गए, कोई इसके ऊपर पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूँ कि जब ये केस साकिब निसार साहब के दौर में ये केस चला था कि पाकिस्तानियों की गैर कानूनी जायदादें जो हैं वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, तो सारे अदारों ने हैंड्स अप कर लिया था, FIA ने हैंड्स अप कर लिया, FBR ने हैंड्स अप कर लिया, नैब ने हैंड्स अप कर लिया कि हम ये प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते,
हमारा दायरा इख्तियार इतना नहीं है कि हम पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों पे हाथ डाल सकें। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी वजह ये थी कि FBR, FIA और NAB ये तीनों इंडिपेंडेंट और अलग अलग अदारे हैं, एक दूसरे के मुतहत नहीं हैं। अगर FIA से कोई इन्फॉर्मेशन NAB को चाहिए तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल मिलती है। इसी तरह अगर FIA को FBR से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल मिलती है, जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो इन सारों यानी ज़ाहिर है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप था। उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उनको एक छतरी तरह लाने के लिए, उनको उनकी कम्युनिकेशन को जो है वो एक जगह इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने ARU का एक अदारा बनाया जिसका सरबरा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शहजाद अकबर को लगाया गया। वो कोई भी होता, कोई भी ABCD कोई भी होता, उसको जब अपॉइंट किया जाना था तो उसके मुतहत ये अदारे आने थे। उन्होंने ये तय किया था कि हम ये इन सारे अदारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, इनके अंदर जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करेंगे। ये जो इनके बीच में गैप आता है, जो एक ऑफिस में से फ़ाइल चाहिए हो तो दूसरे ऑफिस को पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है वो फिर फाइलें सालों पड़ी रहती हैं, इसको दूर करने के लिए ये इन्होंने ARU बनाया। फिर चले ये भी मान लेते हैं कि ये गैर कानूनी है, ये मान लेते हैं कि गैर कानूनी है, लेकिन इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम क्या ये होती है? ये आप चीफ़ जस्टिस हैं, चीफ़ जस्टिस साहब आप अपने जज साहब से पूछें, जस्टिस साहब से पूछें कि ये होता है, ये जस्टिस का काम होता है? नहीं, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है आप उसकी तस्दीक तरदीद उसके ऊपर दलाइल दें और जो काम गैर कानूनी है उसको आप एक साइड पे करें और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करें, उसके ऊपर केस चलाएं, उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से या उस केस के हवाले से वो आप डिमांड करें गवर्नमेंट से, वो आपको वो अदालत में पेश किए जाएंगे। लेकिन ये कहना किसी टेक्निकल चीज़ के पीछे छुपना बजाय इसके कि मनी ट्रेल दे के आप अपना केस ख़त्म कराएं, आप एक पंडोरा बॉक्स खोलें फिर दूसरा पंडोरा बॉक्स खोलें। मैं आपको वाज़ह बता दूं कि शहजाद अकबर की तकर्री के ऊपर सवाल उठाने का मकसद दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो रिलीफ मिले, वो इस केस से चूँकि ये सारा जो केस है, ये जितने भी इनके बारे में जो जायदादों की डिटेल्स हैं वो सारी शहजाद अकबर ने एज़ ए सरबरा ARU प्रोवाइड की और वो सारी चीज़ें जो है वो ला के दी और हुकूमती वकील हैं वो पेश किए अदालत में। उनको गैर कानूनी करार देने का पहला मकसद ये है। दूसरा मकसद शरीफ ख़ानदान को प्रोटेक्शन देना है। उसकी वजह यह है कि एज़ ए सरबरा ARU शहजाद अकबर ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वो सबूत, वो शवाहिद, वो मुसद्दका सबूत जिनकी तरदीद भी नहीं की जा सकती, वो सबूत और शवाहिद पेश किए हैं। लोगों को, आवाम को दिखाएं कि आपके जो शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके बेटे, इनके दामाद, पूरा ख़ानदान, पूरा टब्बर यानी कि, और वो जो नायल वज़ीर आज़म जो छुप के बीमारी की आड़ में छुप के लंदन में बैठे हुए हैं, ये इन सारों की जितनी भी चोरियां हैं वो सारी रंगे हाथों पकड़कर शहजाद अकबर सामने लाए और लोगों को दिखाया और पाकिस्तानी अवाम को दिखाया। उनकी तकर्री को गैर कानूनी करार देने से इन दोनों, एक तो शरीफ ख़ानदान को प्रोटेक्शन मिलती है, ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान को बल्कि हर वो पाकिस्तानी जिसकी गैर कानूनी जायदाद बैरून मुल्क है और उसको ख़तरा या ख़दशा ये है कि शहजाद अकबर उसके गवाइफ या उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके सबूत ले आएगा और आवाम को दिखाएगा और हम यहाँ पे गंदे होंगे लोगों के सामने, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी, हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, हमारा वो जो पैसा पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ के चूस के यहाँ से वो ले जा चुके बैरून मुल्क, वो सामने आ जाएगा, फिर वो वापस करना पड़ेगा, जिस तरह भी होगा वो वापस करना पड़ेगा। शहजाद अकबर की जो तकर्री है उसको गैर कानूनी करार देने का मकसद ये है। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों बातों की डिटेल्स बता दी हैं, दोनों बातों की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी इसके ऊपर चूँकि केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसका रुख चेंज किया जा रहा है। अब बजाय इसके कि वो मनी ट्रेल दें और केस ख़त्म करें, जो कि हुकूमती वकील बार बार कह चुके हैं कि आप अपना केस है, आपके ऊपर ये मनी ट्रेल की बर्डन ऑफ प्रूफ है, मनी ट्रेल दें और केस को ख़त्म करें, आज ही ख़त्म करें, इसी वक्त ख़त्म करें। लेकिन उसको वो बहस को दूसरी तरफ बार बार नए मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं, नए मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये सिर्फ जो इनके जो मकासद हैं वो सिर्फ ये हैं। मैं बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हूँ, मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरी पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि एक ऐसा जज,
एक ऐसा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, वो उसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात हों और वो इल्ज़ामात को कि उनके सबूत देने की बजाय या उनकी तरदीद तस्दीक करने की बजाय वो टेक्नोलॉजीज़ के पीछे ये छुपने की कोशिश करे, टेक्निकल बातों के पीछे छुपने की कोशिश करे, या इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए उल्टा इल्ज़ाम के बदले उसके जो फ़रीक़ैन हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे। मैं बिल्कुल इस चीज़ का मुतामिल नहीं हूँ। और ये मैं आपको ये सारी वज़ाहत करना है, इसके ऊपर एनालिसिस देना, इस सारी बात को डिस्कस करने का मकसद यही है कि ये लोग इस चीज़ को छुपाने के लिए ये गठजोड़ है सारों का। ये जो माफिया है ना, ये जो जिस माफिया का हम जिक्र करते हैं बार बार, ये उसी माफिया का हिस्सा वो लोग हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत है कि हम आवाज़ उठाएं। ये जो पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम है, ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जज साहिबान बैठे हैं, उनको अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, लेकिन हमारा ये आवाज़ उठाना ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इस केस के पीछे क्या है। फ़िल वक्त हमारे पास इस हवाले से यही अपडेट्स थी, हमने सोचा आपसे शेयर करें, इसके ऊपर अपना एनालिसिस दें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मज़ीद इस केस के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।